ये रास्ता असम के कोकराझार महिला डिटेंशन कैंप की ओर जाता है। वहां हम राबिया खातून की तलाश में गए थे। उनके परिवार से हमें उनके बारे में मालूम चला था। कई अड़चनों के चलते वे राबिया से मिल नहीं पा रहे थे, इसलिए वे चाहते थे कि हम उनका संदेश राबिया तक पहुंचाएं। हम राबिया से मिले तो जरूर, पर हमारे पास कोकराझार डिटेंशन कैंप की कोई तस्वीर नहीं है। अंदर पहुंचकर हमारे मोबाइल फोन और कैमरे जब्त कर लिए गए थे। हमें लगातार सादे कपड़े पहनी पुलिस और अन्य सरकारी अफसरों ने घेर रखा था और बड़ी मुश्किलों से हम उनकी कड़ी निगरानी में कुछ महिलाओं से मिल पाए। ग्वालपाड़ा डिटेंशन कैंप का ये वीडियो हमें गाड़ी में छिपा कर लेना पड़ा। आखिर ऐसा क्या चलता है इन डिटेंशन कैंप्स में जिसे सरकार हम सब से और मीडिया से छिपाना चाहती है? डिटेंशन कैंप्स में किसे रखा जाता है और क्यों? असम में 6 डिटेंशन कैंप्स हैं। कोकराझार के अलावा ये ग्वालपाड़ा, तेजपुर, डिब्रूगढ़, सिलचर और जोरहाट में है। इनमें से केवल कोकराझार महिलाओं के लिए बना है। जेल में बने इन कैंप्स के अंदर हालात जेल से भी बदतर हैं। हमारी जानकारी के अनुसार 100 से ज्यादा महिलाओं के लिए सिर्फ 4 नल, 2 बाथरूम और टॉयलेट्स हैं। उन सबको एक बड़े से हॉल में रखा जाता है, अक्सर गंभीर धाराओं में सजा काट रहे अपराधियों के साथ। इनमें से कई औरतों के साथ छोटे छोटे बच्चे भी कई सालों से कैद हैं। आखिर डिटेंशन कैंप्स में रहता कौन है? संदेह की बिना पर असम की बॉर्डर पुलिस किसी भी निवासी को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल भेज सकती है। वहां नागरिकता प्रमाणित करने का जिम्मा आरोपी पर आ जाता है। उसे अपनी और अपने परिवार की भारतीय नागरिकता सिद्ध करने के लिए सरकारी कागजात और जज के सवालों का जवाब देना पड़ता है। पर फॉरेनर ट्रिब्यूनल राज्य सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं और आम वकील बिना पर्याप्त प्रशिक्षण के एफटी के जज बना दिए जाते हैं। उनका पूरा काम बंद दरवाजों के पीछे चलता है, जहां मीडिया नहीं पहुंच सकती है। आंकड़ों के अनुसार करीब 50% केसेस की सुनवाई आरोपी की गैर मौजूदगी में ही कर ली जाती है और बिना उसकी सुने ही उन्हें विदेशी घोषित कर दिया जाता है। ऐसा भी सुनने में आया है कि असम सरकार ने सबसे अधिक लोगों को विदेशी घोषित करने वाले फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स को पुरस्कृत भी किया है। इन सब के चलते असम के फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठते आ रहे हैं। पर डिटेंशन कैंप्स का रास्ता फॉरेनर ट्रिब्यूनल से ही होकर निकलता है। डिटेंशन कैंप में रह चुके कुछ लोगों से हम असम में मिले। उनकी कहानियां दिल दहला देने वाली हैं। रश्मिनारा बेगम को जब उनके घर से खींचकर डिटेंशन कैंप ले जाया गया तो वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थीं। उनका कसूर बस इतना था कि उनके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में मामूली गलतियां थीं। जेल में नफीसा का जन्म हुआ। नफीसा को तो मालूम भी नहीं कि उसी की वजह से आज रश्मिनारा डिटेंशन कैंप से बाहर आई है। दूसरी तरफ कैंपों के अंदर रहस्यमय मौतों का सिलसिला जारी है। मरने वालों के परिवारों को सरकार की तरफ से अक्सर कोई सफाई नहीं मिलती। किन परिस्थिति में मरे, उन्हें क्या हुआ था, किसी को नहीं मालूम। सुब्रतो दे ग्वालपाड़ा डिटेंशन कैंप पहुंचने के कुछ दिनों में ही चल बसे। उनके परिवार को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि सुब्रतो उनके बीच नहीं रहे।
মারা গেছে মানে কি আমি 21 তারিখ সোমবার গেছে ওই দিন যে আমি দেখা করে আসলাম मैं उसे 21 तारीख को मिलने गई और कहा कि इसी सप्ते में तुझे बाहर निकलवाऊंगी, हाई कोर्ट जाऊंगी। वो बस मुस्कुराया और बोला ठीक है। तो मैंने उसे 350 रुपये, थोड़ा सा चिवड़ा और केला दिया। जब मैं जा रही थी तो मुझे देखता ही रहा काफ़ी देर तक। 21 को मैं गई और 26 को खबर मिली कि वो ख़त्म हो गया है। अंदर क्या होता है ये तो वो बोल ही नहीं पाता था। अगर वो किसी मुश्किल में था तो वो भी नहीं बोल पाया। कैसे बोलता? पीछे गार्ड चक्कर मार रहा था। कैसे बोलता? घर से पका के खाना ले जाती थी, वो भी नहीं देने देते थे। और तो और दुकान से बिस्किट वगैरह भी नहीं देने देते थे। कहते थे पैकेज कुछ नहीं देंगे। तो क्या दे सकते थे? वही चिवड़ा, मुरमुरा, फल। रात भर बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी समुद्र जैसी बन जाती है। उसी के तट पर हम साकेन अली से मिले, जिनके नाम में सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से उन्होंने 5 साल डिटेंशन कैंप में काटे थे। हमारा नाम आमिर लेकी साकेन अली। मैं अपना नाम साकेन लिखता हूँ और वहाँ लिखा था सौकेन अली। बस इतना सा ही फर्क था और कोई गलती नहीं थी। एक आदमी के 2 नाम कैसे हो सकते हैं? वो कोई खुशहाल जगह तो है नहीं, वो दुख का ही स्थान है। शाम को 4 बजे से सुबह 6 बजे तक हमें जेल के अंदर रखा जाता था। दिन मतलब सुबह 6 बजे से शाम के 4 बजे तक होता है, बाकी बस रात ही कहिए। गांव-गांव में हमें सैकड़ों लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स पकड़े हुए गहरी चिंता में दिखे। सबके मन में बस एक ही सवाल था, क्या एनआरसी में उनका नाम आएगा? और अगर नहीं आया तो क्या होगा? क्या उन्हें भी डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा? ऐनल हक की पत्नी को 7 साल पहले एक डिटेंशन कैंप से निकालकर बांग्लादेश में ढकेल दिया गया था। एक डेट होती है, वो ख़त्म हो गई तो हम हाई कोर्ट में अपील भी नहीं कर पाए। उन्होंने कुछ दिन जेल में रखा और फिर बांग्लादेश छोड़ा है। क्या जाने कहाँ छोड़ा, बांग्लादेश में या कहीं और। कौन से जंगल में छोड़ा ये हम कैसे बताएं। आसमान में तो रंग दिखने लगे थे, पर आसपास जमीन पर बस अंधेरा ही दिख रहा था। हर गांव, हर शहर, हर कूचे में कोई ना कोई मिलता था जिसका कोई सगा संबंधी डिटेंशन कैंप में बंद था। और इसी तरह से हम राबिया खातून के भाइयों से मिले थे। वो चाहते थे कि हम कोकराझार महिला डिटेंशन कैंप्स में जाकर उनसे मिलें और उनसे कहें कि वे राबिया को बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। राबिया 4 साल से डिटेंशन कैंप के अंदर है। हमारी बहन राबिया खातून की शादी रिका पहाड़ में हुई थी। हमें मालूम ही नहीं कि उसे डी वोटर मार्क किया गया था। उसने भी नहीं बताया। अचानक एक दिन पुलिस का नोटिस आया कि थाने में आइए। उनका बेटा उन्हें लेकर गया था। हमें मालूम ही नहीं चला कि कोकराझार से चालान आया है। बेटा सीधा साधा है, ज़्यादा नहीं समझता है। उसने किसी वकील को पैसा दे दिया हाई कोर्ट के लिए। हमने सारा डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया, पिताजी का एनआरसी, ज़मीन का कागज़, गांव बुरा सर्टिफिकेट। लेकिन वो बोला कि केस आएगा तो ही लड़ पाएंगे। ऐसे 3 साल बीत गए। बहन तो बोल रही है यहाँ पे बहुत मुश्किल है, मुझे ले चलो यहाँ से, मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। मतलब खाने पीने की प्रॉब्लम, नहाने धोने की प्रॉब्लम, पानी बहुत कम है, एक एक के हिस्से में बहुत कम आता है। 2 टाइम खाना मिलता है, थोड़ा सा सुबह में और रात को दाल सब्जी। तो वो रो रही थी कि मुझे निकालो यहाँ से, नहीं तो मैं मर जाऊंगी।
আষাঢ়ের কোন ভিজা পথে এলো এলো রে এলো আমার ঘর ভাঙা শ্রাবণ। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राबिया खातून को बेल पर रिहा किया गया है। ऐसे कितने निर्दोष हिंदुस्तानी असम के डिटेंशन कैंप्स में बंद हैं और अब तो सरकार देश के हर बड़े शहर में एक डिटेंशन कैंप बनवा रही है। किसके लिए, आखिर क्यों? इन सवालों के जवाब आखिर कौन देगा? আষাঢ়ের কোন ভিজা পথে এলো এলো রে এলো আমার দুরন্ত শ্রাবণ। চুনি নদী ঘূর্ণিপাকে যেথা পড়লো চর সেই চরেতে বেঁধে ছিলাম বসতি এক ঘর।